जैसा कि फ्रेंड हम लोग केवीएस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपका हुआ था 21 फ़रवरी 2023 को। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत से क्वेश्चंस लगा डाले थे और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड करके हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए हुए थे जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि प्रधानाध्यापक उचित व सम्यक योजना निर्माण के लिए किसकी सहायता लेगा। तो इसका हम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था क्या कि शिष्य, अध्यापक गण और माता-पिता। ओके, ये हम लोगों के लास्ट वीडियो का मतलब कि जो वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसी स्कूल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वपेक्षित गुण क्या है? ओके, तो उसमें है आपका क्या सहयोग है, योग्यता है, संकल्प शक्ति है, आक्रामकता है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे क्या आपकी संकल्प शक्ति जो कि इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखो लिखा है क्या रूपांतरकारी नेतृत्व की अवधारणा के अनुसार प्रभावी नेता को लोगों की अभिप्रेरित और प्रेरित करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी क्षमता के दोहन के लिए कोचिंग देना चाहिए, अपने स्वयं के संगठन के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन सब में देखोगे सबसे ज़्यादा जो एक नेता जो प्रभावी नेता होता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है कि वह लोगों को अभिप्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, जिससे कि लोग प्रमोट हों, जिससे लोग आगे की ओर अग्रसर हों, जिससे हमारा समाज आगे की तरफ बढ़े। तो इसका ये सबसे सटीक आंसर होगा। लिखा है किसी नेता का अनिवार्य गुण क्या है? तो किसी नेता का अनिवार्य गुण क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक पे, सब चीज़ों पे वो क्या कर सके? जवाबदेही दे सके, मतलब जवाब दे सके। ओके? अब लिखता है यहाँ पे कि देखिए कि निम्नांकित में से क्या किसी नेता का गुण नहीं हो सकता है? तो किसी नेता की में अगर किसी भी नेता में किसी तरह की जिसमें कि कोई नेता है उसके अंदर आपको लग रहा है कि ये पूरी तरीके से जिस पे ट्रस्ट नहीं है, उसमें खुद में भी विश्वास की किसी टॉपिक पे लेके कमी है या किसी मुद्दे को खुद नहीं अच्छे से समझ पा रहा है तो लोगों को क्या समझा पाएगा। तो इसमें इसका सबसे सटीक आंसर होगा विश्वास की कमी। आगे देखिए लिखा क्या है एक शिक्षाविद के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है? तो इसकी देखिए सटीक आंसर है क्या अकादमिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना। ओके, देखो ये सब चीजें कुछ क्वेश्चन से ही रिलेटेड इसका खाली है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना होगा कि इसमें क्या सबसे इस ऑप्शन में सबसे सटीक जाएगा। थोड़ा सा अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी रख के चलना कि इसका क्या इसका आंसर होगा, कर लोगे आप आसानी से। ठीक है, और जहाँ एक्सप्लेनेशन वाला होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो अब आगे लिखा है आपका गति निर्धारक नेतृत्व का महत्वपूर्ण पदबंध है। गति निर्धारक, तो हमें बड़ा स्वप्न देखें और मानक निर्धारित करें, ये इसका आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है क्या ऐसा नेतृत्व जिसमें न्यूनतम नियंत्रण अंतर्ग्रस्त होता है वह निम्नांकित में से क्या है? तो लोकतांत्रिक नेतृत्व है, ह- अहस्तक्षेप नेतृत्व है, सत्तावादी नेतृत्व है या नेतृत्व क्षमता के व्यक्तित्व गुण हैं। तो इसका जो है अहस्तक्षेप नेतृत्व इसका आंसर होगा। ओके, देखो क्या होता है इसके बारे में समझ लो आप कि अहस्तक्षेप नेतृत्व क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा अहस्तक्षेप नेतृत्व की विशेषता नेता द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप से होती है, जो दल को स्वायत्तता प्रदान करता है तथा उन पर निर्णय लेने एवं अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से प्रतिबंधित और करने पर विश्वास रखता है, मतलब कि प्रबंधित करने में विश्वास रखता है। नेता जो है कि आवश्यकता अनुसार समर्थन और संसाधन प्रदान करता है लेकिन बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष पर्यावरण या हस्तक्षेप से बच जाता है। तो इस चीज को देखते हुए आपका देखिए क्या रहेगा आपका हस्तक्षेप नेतृत्व इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें लिखा है क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईसीसीई से क्या अभिप्रेत है? तो देखो पहले क्या है
कि इसको, इसमें लिखा है इमोशनल चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्डहुड सेंटर एजुकेशन, या इफेक्टिव चाइल्डहुड। तो देखो इसका सबसे ECCE, तो ये है क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, और ये है क्या, तो इसमें देखो मैंने लिखा है इस शब्द में जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा शामिल है। और ECC है क्या, खेल और बच्चे के व्यक्तित्व पर केंद्रित एक आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये तैयार किया गया है NCERT के द्वारा। तो NCERT का देखिए हिंदी फुल नेम क्या होता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था, तो आप सबको पता होगा कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। NEP पद का तात्पर्य किससे है, NEP तत्व का तात्पर्य किससे है, तो इसका मतलब होता है कि NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किसके लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे का शैक्षणिक निर्धारित किया गया है, तो इसका आपका सबसे सटीक आंसर होगा 45। देखिए इसमें बताया गया है कि भारत में शिक्षा का अधिकार जो कि RTE अधिनियम है 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका लक्ष्य एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है जो सभी बच्चों के लिए समावेशी और सुलभ हो, और यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अपने भविष्य के लिए सही आधार मिले। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि ये निर्धारित किया गया है कि कितने समय के लिए, तो वो है आपका 45। ओके, तो फाइनली इसका जो मतलब है वो ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 मतलब 45 घंटे कार्य या शिक्षण निर्धारित किया गया है। ओके, आगे देखो लिखता है इसमें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी बालक को किसी कक्षा तक प्रगति रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो 8वीं तक। ये ऐसा कब तक है, 8वीं तक है। यदि स्कूल में व्यावसायिक परामर्शदाताओं की उपलब्धता नहीं हो, तो इसके परिणाम स्वरूप बालकों में मानसिक रुग्णता या विकार बढ़ेगा। ओके, बाकी ऑप्शन को भी आप देख लेना अपने तरीके से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने पुत्र या पुत्री या पाल्या को स्कूल भेजें। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है, तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित है, तो ये है आपका धारा 21। ये है आपका धारा 21। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 21 प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के गठन का आदेश देती है। ओके, SMC का उद्देश्य क्या है ये समझ लीजिए। तो SMC का उद्देश्य विद्यालय के प्रबंधन में अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय प्राधिकारियों की भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा प्रणाली समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो। क्लियर? देखो यहाँ पे ये एक पूरा पैसेज लिखा हुआ है। इस पैसेज का मैंने यहाँ पे हिंदी मीनिंग देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, वहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। थोड़ा सा अपना वीडियो पॉज कर लेना और वहाँ पे आप देखोगे कि उसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है।
तो जिससे कि आपको ये समझ में आए कि इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा। मैं इसको पढ़ देता हूँ और हिंदी वाला समझा देता हूँ, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है एट बी डैश कॉफी हाउस देयर वाज constant speculation about Selvy's early life. Verma heard a gossip table the Selvi had been brought up by her mother in a back room of Vinayaka Street in a small house with tiles falling off, with no enough cash at home to put the tiles back on the roof, and had learned music from her, practicing with her brother and sister, accompanying her on their instruments. At this time, Mohan had a photo studio on Market Road. One Salvage mother brought to girl to be photographed for a school magazine after she had won the first prize in a music competition. Thereafter, Mohan visited them casually now and then as a sort of well-wisher of the family. Sat in a single chair their home provided, drank coffee, and generally behaved as a being God to that family by his advice and guidance. Sometimes he would request Salvage to sing and then dramatically leave the chair and sit down on the floor, cross-legged with his eyes shut, in an attitude of total absorption in her melody. तो इसमें देखो, एक यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा, थोड़ा ब्लर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे कि बी कॉफी हाउस में सेल्वी के प्रारंभिक जीवन के बारे में लगातार अटकलें लगाई जाती थीं। वर्मा ने गपशप की मेज पर सुना कि सेल्वी की को उसकी माँ ने विनायक स्ट्रीट की पिछली पंक्ति में एक छोटे से घर में पाला था और जिसकी टाइलें गिर रही थीं। घर में इतनी नकदी भी नहीं थी कि छत पर टाइलें फिर से लगाई जा सकें, और उसने उससे संगीत सीखा था। अपने भाई और बहन के साथ उनके वाद्य यंत्र पर अभ्यास करती थी। इस समय मोहन का मार्केट रोड पर एक छोटी स्टूडियो था। एक बार सेल्फी की माँ उसे स्कूल की पत्रिका के लिए फोटो खिंचवाने के लिए लाई थी, क्योंकि उसने संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। उसके बाद मोहन कभी-कभी उनके घर आता था, परिवार के शुभचिंतक की तरह उनके घर पर उपलब्ध एक कुर्सी पर बैठता था, कॉफ़ी पीता था और आम तौर पर अपनी सलाह और मार्गदर्शन से उस परिवार के लिए एक दयालु भगवान की तरह व्यवहार करता था। कभी-कभी वह सेल्वी से गाने का अनुरोध करते और फिर नाटकीय ढंग से कुर्सी छोड़कर फर्श पर पैर मोड़कर बैठ जाते और आंखें बंद करके पूरी तरह से सेल्वी की धुन में डूब जाते। ये इस पैसेज का मैंने आपको, देखो ये इंग्लिश था, यहाँ पे मैंने हिंदी बताया है। अब देखो इसको धीरे-धीरे पढ़ते चलो, तो आप देखोगे क्या कि मोहन केम टू नो सेल्विज फैमिली एज अ वेल विशर। ओके, अब मैं टिक कर दे रहा हूँ, बाकी चीज़ों को आप समझ के करना। देखो ये पूरा पैसेज है। ही वॉज अट्रैक्ट टूवर्ड्स हर। ओके, तो ये क्या है, म्यूजिक। रूमर्स वॉज दैट हर मदर वॉज हर म्यूजिक टीचर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही द फैमिली रिसीव एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम मोहन। हाँ, कभी कभी आता था, चीजों को बताता समझाता करता था। ही डिड नॉट गिव देम एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, तो बोथ, ये आपका क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है डैश एज ए बिगनिंग बैनिंग्स गॉड। ओके, काइंड हार्टेड। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच मीन द सेम एज वन ऑफ द गिवन बिलो। हम लोग उससे पहले वाले वीडियो में देखे थे वो अपोजिट वर्ड्स, अब इस वाले में हम लोग देख रहे हैं क्या, सेम मीनिंग्स। तो यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का आपका बनेगा क्या, ग्लोबल। और एडमिरेबल का मतलब क्या होता है, डिजर्विंग रिस्पेक्ट या अप्रूवल। पर्टिकुलर का होता है स्पेसिफिक, और वर्साटाइल का मतलब होता है अबाउट टू अडेप्ट। ओके, इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है। देखो इसमें भी बोला है क्या, वर्ड विच मीन, चूज द वर्ड विच मीन द सेम।
ओके, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस हो गया आपका। तो इसका होगा क्या, एक्सट्रीमली लार्ज, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा। बाकी सबका देखो मैंने यहाँ लिखा है। पीटीटी मतलब होता है स्मॉल इन साइज, टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, और ट्रबल सम का मतलब होता है कॉजिंग डिफिकल्टीज। ओके, देखो इसमें क्या लिखा है, अपोजिट इन मीनिंग। ओके, अडमेंट तो डिसीजंस, एडिशनल्स का मतलब हो गया, और टिनेसियस का मतलब भी बताया मैंने, अनश्योर। अपोजिट वर्ड मतलब क्या होगा, अनश्योर, लैक्स कॉन्फिडेंस। बाकी देखो सबका मीनिंग मैंने लिखा है, जिसमें कि एडिशनल का मतलब होता है क्या, समथिंग दैट इज एडेड टू एन एग्जिस्टिंग, और टिनेसियस का मतलब होता है समवन हु होल्ड्स क्वांटिटी, एंड ओवरहेड का मतलब होता है लोकेट ओवर द लेवल ऑफ द हेड। तो ये सब आपका यहाँ पे मीनिंग लिखा था। चूज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, जैसे कि लिखा है हॉस्टेड, तो हॉस्टेड का मतलब होता है रेज होना या लिफ्ट समथिंग। ओके, लोवर्ड, हैंग, लिबरेटेड और ड्रिल, तो इसका जो होगा आपका लोवर्ड। ओके, तो इसमें एक बोला अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। देखो इस पे लिखा है आई एम इंडिकेटेड टू, और टू एक तरह का प्रीपोजिशन होता है। अगर पूछता आपसे हेल्प के बारे में, तो हेल्प एक नाउन है इस सेंटेंस में। इसमें देखो क्या लिखा है, अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच में टुडे है, टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे लिखता है क्या, चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ड या फ्रेज गिवन बिलो हैव बीन रीअरेंज। तो देखो पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने क्या किया था, मैंने बोला था ना आपको कि चीजों को आप बाय ग्रामर, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर आप पूरे सेंटेंस को पहले फॉर्म करना, फिर कुछ पार्ट्स को आप आगे पीछे करके चेक करना कि क्या मीनिंगफुल वे से आ रहा है। तो उस तरीके से आप डिजाइन करके बनाओगे तो उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई सेंटेंस ऐसा ना उठाना, जैसे कोशिश पूरा करना कि पहले वो नाउन से ही शुरू हो। ओके, बीच से कहीं नहीं उठा लेना कि प्रीपोजिशन से उठा लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम से भी होता है लेकिन कहीं से उसमें उठा लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि नाउन से पहले ट्राई करना। देखो जैसे इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, CBAD आपका करेक्ट आंसर बनेगा। डन, लिखा है क्या, चूज द ऑप्शन इन विच द वर्ड फ्रेज गिवन बिलो हैव बीन रीअरेंज इनटू अ करेक्ट सेंटेंस। सेम चीज है, सेम वही चीज करोगे, बट इसका आंसर आएगा क्या, सी। तो डू कंसिडर द ऑप्शन एंड पुट इट इन बिफोर डैडी। आगे लिखता है कि वॉइस बताना है, आई हैव रिटेन अ नोट फॉर द मीटिंग, तो इसका होगा क्या, अ नोट फॉर द मीटिंग हैज बीन रिटेन बाई मी, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए, A feeling of guilt will at last overpower him. तो a feeling of guilt will at last overpower him, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, he will, क्योंकि चेंज होगा तो होगा he will at last be overpowered by a feeling of guilt। चेंज कर लोगे आप। आगे देखिए क्या लिखता है, तो इसमें बोला है, देखो इसमें बोला है क्या, fill in the blanks in the following sentence with appropriate preposition, I am surprised at his audacity। ओके, तो एट का मतलब क्या होता है, रेफरिंग टू समवन्स एक्शंस और बिहेवियर, तो ये होगा आपका एट यहाँ पे। ओके, देखो लिखा है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आई विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग। आप समझ गए होंगे कि इसी से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, लिखा है द किंग सेड टू द जेस्टर, कॉमन टू कॉमन, आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू क्रैक ओल्ड जोक्स। ओके, तो यहाँ देखोगे आप जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा द किंग टोल्ड द जेस्टर दैट, अब आई जाएगा किंग के अकॉर्डिंग, तो ही हैव है तो हैड हो जाएगा, ऑफ्टन टोल्ड हिम नॉट टू क्रैक ओल्ड जोक्स, सी आपका क्या होगा आंसर, सटीक बनेगा इसमें। क्लियर है, देखो इसमें लिखता है क्या, फिर इसको अरेंज करोगे, जब इसको आप अरेंज करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा।
तो ये आपका क्या, सुरिता आस्क मी वेयर आई वर्ल्ड स्टे, वर्ल्ड नहीं है ये, एक्चुअली वुड लिखा है, तो उसका है सुरिता आस्क मी वेयर आई वुड स्टे, तो इसमें लिखा है वुड, आई की जगह इसको क्या करोगे, उसको चेंज करोगे आई वुड, इसको चेंज करोगे किसमें, आई वुड में। आगे बढ़ा जाए, तो ये होगा आपका इसमें सी। देखिए अब आगे देखते हैं, लिखा है क्या कि आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, राम हैज ऑलवेज हेल्प मी। अब बताओ ये कितना सिंपल सा है सेंटेंस, आसानी से कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो अब यहाँ से आपका मैथ शुरू हो गया, और हम लोग मैथ्स में हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझेंगे और अच्छे से लगाएंगे, खास करके मैथ्स, इंग्लिश। इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि बड़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ। प्रॉब्लम लगेगा, कहीं टफ लगेगा तो कमेंट कर देना। देखो लिखा है क्या, अ नंबर ऑफ अ 5 डिजिट विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 139, तो ये रहा, इसको मैंने डिवाइड किया। देखो ये आपका होगा डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट, तो कोसेंट और रिमाइंडर, तो कोसेंट वाले में कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 139 का, तो किसी से है तो एग्जैक्ट आपका आएगा 99941। आगे देखिए, अंकों इतनी और इतनी से बनी बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या का अंतर बताएं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे बहुत लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि कभी भी किसी नंबर को हम लोग 0, 3, 6, 7, 9 के फॉर्म में नहीं लिखोगे, वरना इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए इसको लिखा जाता है 3, 0, 6, 7, 9। ओके, जिससे कि ये एक पूरा नंबर हो जाए। और देखो ये स्मॉलेस्ट टर्म हो गया, ये लार्जेस्ट टर्म हो गया, डिवाइड कर, सॉरी सपरेट कर दोगे तो आंसर आएगा 66951। पैटर्न इतने इतने थे कि अगले दो पद हैं। तो देखो ये एक आपका 6 से 12 हुआ, 12 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से अब क्या होगा, देखो +6 +8 +10 +12, तो एक होगा 42, और उसमें फिर ऐड करोगे +14, तो हो जाएगा इतना। लिखा है निम्न गुणनफल में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो देखो मैंने क्या किया ना कि 234 इंटू, यहाँ पे माना कि ये 0 है और इकाई दहाई है, इसलिए लिखा है 10x इक्वल टू 80730। और जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 4 मिलेगी। अब आगे देखना है अपने को, एक घनाभ का पार्श्व फलक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दो साइड रही, तो दो साइड में मैंने इस साइड को ले लिया क्या, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से ये क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, क्योंकि एक अगर आप बनाते हो घनाभ तो उसमें एक कॉर्नर पे देखो क्यूब बनेगा, तो क्यूबॉइड में क्यूब हुआ, तो इसको लिखा 6 और 6, और एक साइड जो इसमें दी हुई वो लंबाई 12 सेंटीमीटर थी, तो 12 6 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। अब हम लोग आएंगे दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं रेखाएं हैं, तो इसको क्या करोगे, बार रेड से डिवाइड करोगे, ग्रीन से डिवाइड कर दोगे, तो जो इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर आएगा तो वो आपका आएगा 6। डन है। तो देखो ये सब सारी चीजें तो अभी तक हम लोगों ने लगाई देखी हैं, और अब हम लोग इसी के आगे लगाएंगे। तो कितनी रेखाएं बन रही हैं इसकी, 6। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, एक जोसेफ एक वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाने में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो एक चक्कर में दौड़ रहा है वो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर आपका हो गया, यानी कि ये 1000 मीटर होना चाहिए यहाँ पे, 1000 मीटर। तो वन साइड का मतलब हो गया 1000/4, डिवाइड कर दोगे तो 240 हो जाएगा। अब एरिया जो है वो आपका निकल के आया है 250, क्योंकि जोसेफ एक वर्गाकार एक चक्कर लगाने में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया क्या, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर में दौड़ा है, तो यानी कि एक साइड का होगा 250,
अगर इसका निकालोगे एरिया, तो ये हो गया 250, ये हो गया 250, यानी कि 250 और 250 दो बनेगा, तो ये हो गया आपका 250 और ये भी हो गया आपका कितना 250। तो इसका मैंने क्या किया, एरिया होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 625,000 मीटर स्क्वायर, और इसको फिर हम लोग क्या कर दिए, किलोमीटर में चेंज कर दिए हैं। समझ गए? यदि एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल हमेशा 4 गुना होता है। ये लर्न कर लो, एकदम माइंड में सेट कर लो कि अगर कभी किसी वर्ग है, एक वर्ग है, उस वर्ग की भुजा को दुगनी कर दिया जाए, जैसे 2 है 4 कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। ना हो तो एक बार आप कॉपी उठाना, पेन उठाना, उस पर चीजों को लगाना, आपको खुद ही समझ में आएगा। एक फ्रिज की क्षमता 270 लीटर है, 270 लीटर को मैंने एमएल में चेंज कर लिया। यदि 1 मीटर ऊंचा यानी कि 100 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर चौड़ा यानी 50, तो इसकी गहराई बताइए। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सबको रख के डिवाइड कर देंगे तो 54 आ जाएगा। डन है? देखो आगे लिखता है क्या, 9 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 9 जनवरी 2023 सोमवार हो गया। तो 12 अप्रैल 2023 को बुधवार, कैसे? तो देखो 9 से 31 जाओगे जनवरी में तो 22 दिन बच रहा है। फरवरी में देखो बचा, टोटल होता है 28 दिन, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं। तो 28 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0। और उसके बाद देखो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। तो मार्च में देखोगे तो मार्च होता है 31 का, और 7 से डिवाइड किए 28 तक गया, 29, 30, 31, 3 दिन बचा, तो 3 दिन को मैंने यहाँ ऐड लिख दिया है। और 12 अप्रैल को फिर डिवाइड करोगे 7 से तो 5 दिन बच जाएगा। उस 5 दिन को मैंने लिखा है, सबको ऐड कर दिए। तो ऐड करने पे देखो 22, 8, 30 को 7 से डिवाइड कर बचा 2, तो मंगल और बुध यानी कि ये हो जाएगा। अब देखिए लिखा है क्या, एक विद्यार्थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है, जो उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्यालय से घर आते समय उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उसकी औसत चाल क्या होगी? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t1 इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो t2 निकालने के लिए स्पीड और डिवाइड, केस नंबर 1 की 1/8, और t1 देखा है स्पीड इनटू डिवाइड इससे करोगे तो 4/6 करो 2/3। तो देखो यहाँ देख लो t1 आया है 2/3 और यहाँ t2 आया 1/3। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। दोनों को रख देंगे, आंसर को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 8 केलों का गुच्छा ₹24 का तथा एक केला 450 का आता है। तो 8 केले का गुच्छा का मतलब हो गया कि 24 गुणे 8 मतलब टोटल हो गया 192। और 192, और क्या किया है, राजू ने 66 केले खरीदे, तो 66 को 8 किलो को गुच्छे से डिवाइड कर दिए तो बचा 2। तो इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 इंटू 8 की 192, अब बचा है अभी 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4.50 से 9, तो 192 में 9 को ऐड कर दोगे तो 201 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए आगे, एक दवाई जिसकी आयतन 8.4 लीटर है को छोटे बोतलों में भरना है तथा छोटी बोतल का आयतन 75 मिलीलीटर है। तो देखो 1 लीटर में हो गया 1000 ml, तो 8.4 लीटर में हो गया 8400 मिलीलीटर। अब 84 को 75 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 112। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? आगे देखिए लिखा है क्या, कि एक विद्यार्थी में 44% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। तो देखो शेष लड़के हैं, तो जो 100% टोटल हुआ 44 हो गई आपकी लड़कियां, तो बचे 56 लड़के। और 56 लड़के हैं तो 56 में देखोगे 448 के बराबर हो गए, क्योंकि ये लड़कों की संख्या है। तो अब लड़कियों की संख्या की बात करेंगे तो 44, तो इतना बाई 56 इंटू 44 कर दोगे तो आपको मिलेगा 352। क्लियर है? तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बतानी है। तो देखो 44% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के थे, लड़कों की संख्या इतनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है आपकी 448।
तो 56 हो गया, 448, तो 44, हाँ ठीक है, सही है सही है। आपका होगा 352। देखो इसमें लिखा है क्या कि सुजाता ने 2/3 बैगन, इतना आलू, इतना प्याज और 600 ग्राम अदरक खरीदा है। तो 2/3 किलो बैगन का मतलब हो गया 0.67। और देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 होल 1/3 यहाँ लिखा है, तो 2 + 0.33 कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा आलू, फिर प्याज सबको ऐड कर दोगे, और 600 ग्राम का मतलब हो गया क्या, 0.60। तो इसका आंसर आएगा 6.1। तो ये आपका है, इसमें इतने तक का देखो ये आंसर मैंने आपको बताया है। अब बोलता है क्या, 1/2, 1/3, 2/5 और 5/9 को बढ़ते क्रम में लिखे। देखिए मैंने सबको यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, 0.5, 0.3, 0.4 ये, और सबको बढ़ते क्रम में लगा दिया। इसका आंसर होगा 1/3, 2/5, 1/2 और 5/9। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया 1728, लसा गुणे मसा दिया है 12, इससे इसको डिवाइड कर दिए तो आ गया है आंसर 144। देखो यहाँ पे लिखा है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7, तो एक माइनस हो रहा है, देखो माइनस होता जा रहा है, तो इसमें हमने क्या किया, 1 - 2 लिया, +3 - 4। तो अगर इसमें से एक माइनस करोगे तो -1 -1 -1 होता चला जाएगा, और 150वें तक पे जब जाओगे तो -75 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा +151, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे 76, इसका आंसर आ जाएगा। डन है। तीन रस्सियों की लंबाई 240, 320 और 460 सेंटीमीटर है, तो सबका एलसीएम ले लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर करने के बाद हर टुकड़े को अधिक संभव, तो अधिक संभव के लिए कितना होगा, 2, और देखो सबके पीछे 0 0 लगा था, तो 0 मैंने पहले ही कॉमन कर लिया है। ओके, तो 0 मैंने पहले ही कॉमन कर लिया, तो 2 × 10 कर लोगे तो ये हो जाएगा 20। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 20। ऊपर वाले का हम लोगों ने लिखा है, हाँ लिखा है। देखो लिखा है क्या कि दो अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसमें एक अंक भी अभाज्य हो, तो एक अंक भी अभाज्य हो, 4 है, 8 है, 21 है। तो दो अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसमें अंक भी अभाज्य हो, तो 37, 23, 37, 53 एंड 73, यानी 4 है इस तरह के। रुके फ्रेंड, देखो वीडियो कहाँ से पॉज हो गया है ये। होता तो वैसे नहीं है अधिकतर, नेट की वजह से ऐसा कुछ हो गया होगा। तो अब हम लोग देखो यहाँ तक देख चुके हैं। तो देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो देखो सब कुछ लग चुका है, हाँ। देखिए लिखा है क्या, अभी को आया, देखिए ये मैंने कहा ना, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी। तो देखो ये लिखा है इसमें कि नीचे दिए गए कथन को, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो इसमें देखो पहला कि इसमें इसका आंसर होगा क्या, कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। कुछ में सूक्ष्म जीव मनुष्य और जंतुओं में पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं, और कुछ सॉरी लिखा है रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो ये बात दोनों ही केसेस में क्या है, सही है।
देखो जहाँ एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। आगे लिखता है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन अपने बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य अथवा भोजन पौधे अपने जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो इसका देखो जो आंसर है आपका कि ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नीचे लिखता है क्या, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखोगे आपका जो सबसे सटीक आंसर बनेगा वो बनेगा आपका क्या, ए बी और डी। खरपतवार हटाने की निराई करते हैं। काटी गई फसल के भूस से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। तो ये सब में देखोगे आपका होगा ए बी डी। आगे देखिएगा, फल एक परिपक्व है, तो वो फल एक परिपक्व अंडाशय होता है। देखो इस पे लिखा है कि अभिकथन और कारण है। बलुई मृदा सुवार्तित होती है। सुवार्तित मतलब बलुई मृदा जो होती है बड़े कण और बड़े छिद्र वाली होती है। बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। तो देखो इसमें केवल बी सही होगा। ओके, ए सही है परंतु आर क्या होगा, गलत। लिखा है क्या, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु केवल कम वायु वाले दाब क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो इसमें आप देखोगे कि वायु केवल गर्म होने पर फैलती है। ओके, गतिशील पवन वायु कहलाती है, यह कथन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि वायु जो है गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के वायुमंडल पर का निर्माण करती है। जब वायु चलती है तो उसे विशेष रूप से पवन कहा जाता है, न कि सामान्य शब्द में वायु होती है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में संयुक्तों का चयन करें। तो इसमें देखो लिखा है दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। तो ये देखो दोनों ही बात सही है। आगे देखते हैं, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट विषम पोषी क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें मृदा से क्या नहीं मिल पाता है, नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। आगे देखिएगा, चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। चांगपा, तो चांगपा में देखोगे चांगपा घुमंतु लोग होते हैं। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। और चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनता है। तो वो कौन सी जाति, वो है चांगपा। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा। तो वो है आपका स्थापना, जो इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उसका स्थापना है 14 नवंबर 1965। और यह भारत का एकमात्र पर्वतारोहण संस्थान है जो कि उत्तरकाशी में मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं, मनुष्य के शरीर की गंध से पहचान जाते हैं वो। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करें, ये आपको बताना है। तो खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेत में उगाते हैं, बात सही है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। और खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देते हैं। तो ए बी सी आपका सही है। लिखा है यहाँ पे कि खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखो बढ़ो। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद
अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है तो वो है हाथी। हाथी ही एक ऐसा जानवर है जो कि 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़ देता है। और आप अगर देखोगे हाथियों के झुंड में तो जो मुखिया होता है वो होती है मादा हाथी। ओके। आगे देखिए लिखा है अभी कथन और कारण। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। अब बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो इस पे देखोगे तो ए तो सही है लेकिन आर क्या होगा? गलत। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कोड की मदद से तो चयन करें। ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये बात भी सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय तो कुछ होगा नहीं। ताकि सिर्फ गरीब रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले रहे, ठीक है। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को कुछ मिले। तो एक आपका ए सही है और ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये सही है। ताकि सिर्फ गरीब रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवार के बच्चों को, भाई ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि नहीं गरीब बच्चे ही रहे। खैर ज्यादातर गरीब होते हैं, अ, जो कि आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं पर प्राइमरी में होते हैं। लेकिन ये भी तथ्य गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट होगा ए और डी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, सही बात है। तो ये आपका सही हो गया। फिर है ऐसा तो होता नहीं है कि जूते बाहर उतार कर ही घर में आना है। लोग बहुत से घरों में तो लोग जूते पहन के सो तक जाते हैं। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं और कुछ जानवर हमारी इजाजत के बगैर। ये तीनों सही है, ए बी, ए सी डी। ए सी डी। अब देखो यहाँ अर्थ लिखा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। लिथॉस का अर्थ होता है पत्थर। एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प। ह्यूडर का अर्थ होता है पानी। और बायोस का अर्थ है जीवन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो है आपका ये। मिला लोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सब मिला लेना। अब देखो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है। तो ये महासागर आपस में दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है, क्योंकि बाकी दिन नहीं रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतिविधियां हैं, ये भी सही है। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा ए और सी। ओके, ए और सी। और लिखा क्या आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है। तो ए और सी तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका क्या? ए और सी है। और अगर वैसे कुछ लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। हाँ, आगे लिखता है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करें और उसी कोड की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो यहाँ देखोगे आप कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये तो सही है कि 4 मिनट का अंतर आता है आपका। और एक है आपका बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। ये भी सही है। यानी सी और डी आपका करेक्ट होगा, बाकी आप चीजों को समझोगे। तो देखो दोस्तों, मैंने सारे पूरे पेपर को सॉल्व कर दिया और बहुत हद तक मैंने कोशिश की है कि चीजें आपको समझ में आए। और मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ मुझे जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ केवीएस के ही पेपर को, जो कि सेकंड जब कोई सॉल्व किया जाएगा उसको लेकर के। तब तक मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।